कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सर्विस सेक्टर, कोई भी अपने तौर पर स्टार्टअप किसी भी नए व्यक्ति को नौकरी देने की स्थिति में नहीं है। और केंद्र और राज्य सरकार की स्थिति तो धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें भी वापस वेतन कैसे दिया जाए, यह संकट से वो जूझ रहे हैं। पेंशन भी किस रूप में दिया जाएगा, यह भी एक संकट है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में जो भी रोजगार अभी तक उपलब्ध है उनको भी देने के लिए जब पैसा नहीं है तो वह एक भी भर्ती कैसे कर पाएंगे। और जो लगातार अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, नियुक्तियों के लिए आप फॉर्म भरते हैं, उनकी स्थिति क्या है और किस रूप में सरकारें काम करती है, आज इस सच को जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें लगता है कि आपके भीतर के सारे सवाल खत्म हो चलेंगे और जिसका रोना आप लगातार रोते रहते हैं। तो इस देश में डिग्रीधारी बेरोजगारों की तादाद इतनी ज्यादा हो चली है कि यूरोप के कई देश उसमें समा जाएं। और जिन छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि उन्होंने तो फॉर्म भर दिया है लेकिन परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, कुछ छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि परीक्षा हो गई, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कुछ में इस बात को लेकर गुस्सा है कि रिजल्ट भी आ गया लेकिन उनके हाथ में अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं आया है। तो हमें लगता है कि आज आपको इस देश का सच जानना चाहिए। एक ऐसा सच है ये जिसके बाद शायद आपके भीतर का गुस्सा इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि नौकरी दे पाने की स्थिति में ना केंद्र सरकार है ना ही राज्य सरकार है। इस देश के भीतर का जो सिस्टम काम कर रहा है वो कैसे काम करता है और खासतौर से नौकरी देने के मामले को लेकर हमें लगता है ये आज आपको जानना चाहिए। और खासतौर से उन छात्रों में जिनके भीतर इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। कुछ छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 जो परीक्षा लेता है वो लेता क्यों नहीं है और उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। आपका गुस्सा या तो ठंडा पड़ जाएगा या फिर आप इस हकीकत को जान लेंगे कि इस देश के भीतर की स्थिति क्या हो चली है। हमें लगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से शुरू करें, क्योंकि कई लाख नौकरियों का जिक्र था, कई करोड़ आवेदन भर दिए गए और इस बात की जानकारी आई कि सरकार ने सिर्फ फॉर्म भरने से ही 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। सरकार ने कमा लिए, जिसे कि कमाने के लिए बच्चों को नौकरी पर रखना था। खेल उल्टा हो गया है। तो क्या यह फ्रॉड सिस्टम है? क्या यह सिस्टम फेलियर हो चला है? क्या एक ऐसे सिस्टम की दिशा में हम बढ़ चुके हैं जिसमें जिसके हाथ में राजनीतिक सत्ता होगी वह सिर्फ अपने लोगों को किसी तरीके से भर्ती करेगा? मौजूदा वक्त का सच तो यही है, क्योंकि जब हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हिस्से में गए तो हमें पता चला कि 2020-21 यानी इस फाइनेंशियल ईयर में भी बहुत सारी नियुक्तियों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। उसमें अलग अलग तरीके से ग्रेड है। जैसे साउथ ईस्ट रेलवे 6 CMP निकाला गया है, उसकी लास्ट डेट 7 सितंबर है फॉर्म भरने की। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें GDMO के पोस्ट हैं, स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं, 42 पोस्ट हैं, 27 सितंबर है इसकी डेट। सेंट्रल रेलवे स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट पोस्ट है, 10 पोस्ट है, 21 सितंबर लास्ट है फॉर्म भरने की। नॉर्थ ईस्ट रेलवे अप्रेंटिस है, 4499 पोस्ट हैं, 15 सितंबर है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ना तो 2016 में नौकरी मिली, ना 2017 में नौकरी मिली, ना 2018 में मिली, ना 2019 में मिली, और 2020 में भी यह निकलकर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये चीजें आ गई है कि इस तरीके से फॉर्म भरिए। और कमोवेश जितनी बड़ी तादाद में पोस्ट का जिक्र किया गया है वो सबको मिला दीजिएगा तो लगभग 6000 पोस्टों का जिक्र इसमें कमोवेश हर रेलवे सेक्टर के साथ किया गया, चाहे वो साउदर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे हो, वेस्टर्न रेलवे हो। हमने टेस्ट केस के तौर पर देखा, सेंट्रल रेलवे ने पैरा मेडिकल के 48 पोस्ट निकाले हैं और इनकी लास्ट डेट 2 सितंबर है, जो आज की तारीख है, ये लास्ट डेट आज ही की है। हमने सोचा इसके नोटिफिकेशन को निकाला जाए। इसके नोटिफिकेशन को निकाला तो पता चला नोटिफिकेशन सिर्फ 1 हफ्ते पहले निकला है, यानी 26 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला गया। उसके बाद उसमें कहा गया कि जो स्टाफ नर्स है उसमें 26 पोस्ट है, जो पैरामेसिट पोस्ट है उसमें 3 पोस्ट है, जो लैब टेक्नीशियन है 10 हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है लगभग 9 है, यानी कुल मिला के 48 पोस्ट है। इसमें जो BSc नर्सिंग किया होगा, जिसने 3 ईयर का कोर्स किया होगा, जो नर्स का कोर्स है उसके लिए 44,900 रुपए
प्रति महीने का वेतन है, HRA DA अलग से है। इसी तरीके से फार्मिस्ट का जो है वो 3 पोस्ट है, उसको 29,200 रुपये है, उसमें DA अलग से मिलेगा, HRA अलग से मिलेगा। लैब टेक्नीशियन को 35,400 है, DA और HRA अलग से मिलेगा। एक्सरे टेक्नीशियन को 29,200 है, जो कि HRA और DA अलग से मिलेगा। और इसके लिए यह लोग जो परीक्षा लेंगे वह परीक्षा व्हाट्सएप या फिर स्काइप पे वीडियो इंटरव्यू के जरिए लिया जाएगा। हमने ये पता करना शुरू किया कि वाकई क्या आज की तारीख तक, यानी 2 तारीख लास्ट डेट है आज की, क्या स्थिति है, ये भुसावल सेक्टर में इसकी परीक्षा होगी जो रेलवे विभाग का होने वाला है। जानकारी मिली कि यह नोटिफिकेशन आता और वहां जो लोग काम कर रहे होते हैं पहले से, उनको रेगुलर करने के लिए इस तरीके से व्यवस्था की जाती है। पहली बात, जो लोग काम कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं? वो दरअसल वहां के अधिकारी, अफसर और जो भी बड़े सीनियर होते हैं उनके मातहत काम करने वाले लोग होते हैं, जिनको रख लिया जाता है। और इस दौर में स्थिति एक और बनी है, जो RSS से जुड़े हुए शख्स होते हैं उनको भी इस रूप में काम पे लगा दिया जाता है और फिर उनके लिए यह नोटिफिकेशन जारी होता है और उनको झटके में रख लिया जाता है। कोई नया व्यक्ति अप्लाई कर सके, किसी नए व्यक्ति का इंटरव्यू इम्पॉसिबल है। जो वहां के जो भी हमारे सोर्स थे उन्होंने जो जानकारी दी, बोले इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि आज की तारीख में नर्स को अगर 45,000 रुपये DA HRA अलग से मिल रहा है तो ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। ये एक लंबी फहरिस्त थी, जो कि पहली स्थिति हमको एक फ्रॉड लगी कि कैसे नौकरी मिलती है। दूसरी स्थिति भी आपको जानना चाहिए, और दूसरी स्थिति के लिए हमको लगता है कि हम आपको लिए चलते हैं इस देश में जब सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में। इस दौर में अलग अलग डिपार्टमेंट में सैकड़ों हमने देखे नोटिफिकेशन, सैकड़ों फॉर्म्स देखे बीते 5 बरस के। उसकी संख्या निकालनी शुरू हुई तो लगभग 80 लाख के पार हो गया। लेकिन हमें लगा कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, जरा इसी को पहले समझ लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 22 दिसंबर 2015 सबसे पहले निकला था, इस नई सरकार आने के बाद, लीगल कंसल्टेंट चाहिए जिसको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। 6th फ्लोर होटल सम्राट कौटिल्य मार्ग चाणक्यपुरी, डिप्टी डायरेक्टर लेवल की ये पोस्ट होगी। उसके जरिए ये नोटिफिकेशन निकला था। एक अंडर सेक्रेटरी के उस पर साइन थे, उन्होंने उस पर किया हुआ था। उस अंडर सेक्रेटरी का नाम था इंद्रजीत सिंह। डिपार्टमेंट ऑफ, ये दूसरा केस था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाणक्यपुरी से निकला था। इसमें जब जानकारी हमने की कि आखिर किसी की भर्ती हुई या नहीं हुई, तो फिर जानकारी मिली कि कोई नया शख्स नहीं आया। जो एक टीम काम कर रही होती है उसी में से एक शख्स को कहा जाता है कि आज से आपको हम 40,000 रुपए स्टाइपेंड के तौर पे देंगे, कंसल्टेंट आप हो गए। इसी तरीके से रखा जा रहा है इस देश के भीतर में, जो कि अपने नजदीक का व्यक्ति हो। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस दौर में सितंबर 2020 यानी इसी महीने लगभग नौकरियों की जो फहरिस्त अलग अलग जगहों पर निकाली गई है गवर्नमेंट के जरिए। गवर्नमेंट ने जिन बातों का अपनी वेबसाइट पर जिक्र किया है और उस वेबसाइट के जरिए जो प्राइवेट वेबसाइट्स है उन्होंने जिक्र किया, जरा देख लीजिए। 10वीं पास के लिए हमारे पास 15,988 नौकरी है। 12वीं पास के लिए 33,842 नौकरी है। ग्रेजुएट के लिए 63,833 नौकरियां हैं। डिप्लोमा किए हुए के लिए 9,693 है। बीटेक बी किए हुए के लिए 10,503 नौकरी है। बीटेक और बीए के लिए जो रखा जाएगा उनके लिए मिनिमम 15,000 से लेकर 1 लाख तक जो उनकी पूरी सैलरी का स्ट्रक्चर है वो उस रूप में है, और बाकियों के लिए 5,200 से लेकर फिर वो अलग अलग कैटेगरी है, 63,000 तक कोई जाएगा। कोई ITI किया होगा तो उसका 29,200 रुपए मैक्सिमम होगा। लेकिन डीए और HRA अलग अलग होगा। आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि इतनी नौकरियां अगर निकल रही हैं तो इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, हायर पोस्ट, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए एक ग्रेजुएट पास व्यक्ति चाहिए, उसके पास अलग से एक्सपीरियंस हो तो भी उसको रख लिया जाएगा। एप्लीकेशन आपको श्री इंद्रजीत सिंह, अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, रूम नंबर 431, उद्योग भवन एंड न्यू दिल्ली 11, इसको आपको रिटन तौर पर देना है और रख लिया जाएगा। इसके बारे में जब हमने पता शुरू किया तो PSUs की स्थिति इस देश के भीतर में क्या है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए उन्हें सेल किया जा रहा है। इस तरह की नौकरियों में कुछ लोगों को जो एडजस्ट करना होता है उस तरह का नोटिफिकेशन आता है। एक आम ग्रेजुएट के लिए या न्यू कमर के लिए ऐसी कोई जगह इस देश के भीतर में नहीं है। आप कहेंगे नहीं हम न्यू कमर नहीं है, हमने तो बहुत पहले ही इस देश के भीतर में ग्रेजुएशन कर लिया था। तो उनका सच अब समझना शुरू कीजिए। जो बच्चे इस बात का रोना रो रहे हैं कि परीक्षा दे दी, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गया, नियुक्ति नहीं हुई,
हमने एक टेस्ट केस एक और लिया। एक लड़के ने ग्रेजुएट किया 2016 में। उसने पढ़ाई शुरू की कि किसी भी हालत में सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होती है इसको पास करेंगे। जबरदस्त पढ़ाई की। 2017 में नौकरी का नोटिफिकेशन आया। अगस्त में टायर 1 की परीक्षा भी हो गई। 2018 में फिर सेकंड परीक्षा हुई। 2019 में उसका रिजल्ट आ गया और उसके पास नियुक्ति पत्र आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी नियुक्ति हो गई है। 2020 आ गया है, ना सीपीटी हुआ है ना मेडिकल हुआ है। उसकी ज्वाइनिंग कब होगी? 2016 में वो ग्रेजुएट हुआ था। 2016 से लेकर 2020 तक में सर्विस सिलेक्शन कमीशन कितनों को रोजगार दे पाया है, यह बताने की स्थिति को इस रूप में समझ लीजिए कि जितनी नौकरियां वो निकाल पाती है उसका सिर्फ 12% ही वो नौकरी दे पाया है। अब आपके सवाल होगा कि कितनी नौकरियां दे पाया है और कितनी नौकरियां निकलती हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिसका हमने जिक्र किया, जिस शख्स ने 2017 में सर्विस सिलेक्शन कमीशन को पास किया, सीजीएल को, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, उसको 2020 तक नौकरी नहीं मिली है। उसने क्या किया? 2018 में दोबारा 5 मई को नोटिफिकेशन निकला। उसकी परीक्षा फिर से देनी शुरू की। जून में परीक्षा हुई टायर 1 की, सितंबर में टायर 2 की, 29 दिसंबर को टायर 3 की परीक्षा हुई। 2020 में टायर 4 की परीक्षा होगी। हो जाएगा तो फिर सीपीटी होगा, फिर मेडिकल होगा। उसकी नियुक्ति कब होगी नहीं जानते, क्योंकि 2017 की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो 2017, 2018, 2019 3 साल। इसलिए फिर लौट चलिए सरकार के उस नजरिए पर कि क्या वाकई सरकार कुछ करने में है या सिर्फ वो वक्त काट रही है या बात बना रही है। तो हमें लगता है कि सरकार का अपना खर्चा इस दौर में बढ़ गया। सरकार के पास जो पैसा आ रहा था वो कम हो गया। अब सरकार क्या करेगी? तो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास लगभग 33 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस समय काम कर रहे हैं। पूरे देश में अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ दीजिएगा तो 2 करोड़ 15 लाख कर्मचारी हैं पूरे देश में। इनको वेतन देना पड़ता होगा। जो पेंशनर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, वो तकरीबन 52 लाख हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो करोड़ में हैं पूरे देश भर में। इनको जो पैसा जाता है, अब आपको ये जानना चाहिए कि जो हर स्टेट के पास पैसा होगा तब ना वो किसी को हायर करेगा। और आपका रिजल्ट आ गया है। एक लड़के ने बताया कि मेरा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो गया था, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है, लेकिन रिजल्ट आ गया था अखबार में कि मेरा हो गया है। हमें उसको लेगा कैसे? पैसा नहीं है। और पैसा नहीं होने का जिक्र जब आप आपसे कर रहे हैं तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। केंद्र सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट का कुल देश का जो बजट है उसका 8.5% सिर्फ वेतन में जाता है। उसका 1.74 लाख करोड़ जो है वो पेंशनरों को दिया जाता है। 1,74,300 करोड़ इस देश में पेंशनरों को दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लगभग 12% उन्हें सिर्फ वेतन देना पड़ता है, पेंशन अलग से देना पड़ता है। और जो इनकी इस वक्त की कमाई है वो चाहे सेल्स टैक्स से हो, चाहे अलग माध्यमों से जो भी रेवेन्यू इनके पास है, उसमें घटाव जो है वो 60% तक का हो गया है। अब ये कैसे चलाएंगे चीजों को? कैसे रोजगार दिया जाएगा? कौन रोजगार देगा? जब चीजें ढहती है तो कुछ बचता नहीं है। एक एक करके सारी चीजें ढहती चली जाती हैं। और इसके लिए हमें लगता है जो बच्चे माइनिंग की पढ़ाई कर रहे थे वो जरा समझ लें। माइनिंग में रोजगार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले साल तक अगर उसके जरिए जो कमाई हो रही थी वह 1 लाख करोड़ की थी, वो घट के 60,000 करोड़ पर आ गई है। जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ना चाहते थे, जो बच्चे सोच रहे थे कि उस क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी, उसकी स्थिति और नाजुक है। पिछले साल तक लगभग 7 लाख करोड़ पैसा आ रहा था, तो अब घट के वो लगभग 4,20,000 करोड़ पे आ गया है। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी से, गैस से, वाटर सप्लाई या जो भी यूटिलिटी का सामान होता है या उसकी सर्विस होती है, उसको जो नौकरी पाना चाहते थे उनके लिए और झटका है। अभी तक पिछले साल तक 1,24,751 करोड़ रुपए उससे मिल रहे थे, उस सेक्टर से, जो कि घटकर इस तिमाही में जानकारी मिली कि 1,18,000 रुपये आ गए। यह 3 महीने का जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 3 महीने में क्या थे, इस 3 महीने में क्या थे। जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़ना चाहते हैं, 2019 में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया वहां से निकल कर आ रहा था। तो जाहिर है सबको बट रहा था, काम हो रहा था, एक साइकिल घूम रही होगी, स्लो हो गई थी लेकिन घूम रही थी। वो घटकर 1,70,000 करोड़ पर आ गया, लगभग 50% से ज्यादा कम हो गया। कैसे मिलेगी नौकरी? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़ना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल सर्विस से, संकट वहां भी आ गया है।
कल तक वहां की जो 3 महीने का जो था लास्ट ईयर का, वो 10 लाख करोड़ का था, 10.56 लाख करोड़ का था, जो घट गया वो लगभग 10.110 लाख। वहां भी कुछ कमी आई है, कम आई है कमी, लेकिन कमी आई है। तो कमी जब आ गई तो किसी नए व्यक्ति को कैसे रखेंगे, कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस का जिक्र करेंगे, वहां भी कमाई आ गई है। कल तक जिक्र हो रहा था 6,37,000 करोड़ का, इस अप्रैल मई जून में वो घटकर 6,05,000 करोड़। सिर्फ जो फायदा हुआ है वो कहां हुआ है? एग्रीकल्चर, जिसके ढोल पीटे जा सकते हैं। इसलिए पीटे जा सकते हैं कि वो सरकार पर आश्रित नहीं है। सरकार इस देश के किसानों के साथ सिर्फ 27% तक जुड़ी हुई है। बाकी 73% किसान इस देश में अपने ही काम करता है, अपने ही तरीके से जिंदा रहता है, अपने ही तरीके से रोजगार खोजता है। एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनमें भी यह समझना होगा कि पिछले साल 7,12,222 करोड़ था, इस बार वो बढ़कर 7,52,768 करोड़ हुआ, यानी कुल मिला के लगभग 35,000 करोड़ का उसमें इजाफा हुआ है। यह एग्रीकल्चर के सिचुएशन की स्थिति का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। यानी एवरेज जब स्थिति इस देश के भीतर में आप निकालना शुरू करेंगे, जो बच्चे सोच रहे हैं कि रोजगार मिल जाएगा, उनकी जानकारी बता दें। एवरेज इस देश में गवर्नमेंट की स्थिति यह हो गई है कि उसको 20% पद रिक्त उसके पड़े हुए थे। सरकार के 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 20% पद उसको भरने थे, चाहे वो पुलिस में भरने हो, चाहे बैंक में भरने हो, किसी भी सेक्टर में भरने हो। लेकिन आज जब 2020 में हम आपको 6 साल बाद जिक्र कर रहे हैं, तो जानकारी मिल रही है कि लगभग जो लोग काम कर रहे थे उसमें लगभग 3.75% की भर्ती जो खत्म कर दी गई, रोजगार खत्म कर दिया गया। जिनको वीआरएस दिया गया वह भी लगभग 1.25%, यानी 5% इस दौर में जो नौकरी करने वाले वो बाहर निकल गए। उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का चक्कर है, उसमें बैंक मर्जर का चक्कर है, तो नौकरी कैसे मिलेगी? और ये तादाद बढ़ने वाली है। ये तादाद जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये तादाद इस लॉकडाउन की नहीं है, इस महामारी की नहीं है, ये मार्च तक की स्थिति का जिक्र कर रहे हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। जो इस स्थिति में लोगों की नौकरी, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए 5% लोग वो अलग अलग पीएसयू से निकले, वहां से उन्हें जैसे पूरा बीएसएनएल कंगाल हो गया, 90,000 लोगों ने वहां पर वीआरएस ले लिया, एमटीएनएल खत्म हो गया। और कमोवेश हर सेक्टर में यह स्थिति आने वाली है, जिसका भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा या जो भी पीएसयू सरकार मानकर चलती है इसे बेच देना है, तो उसके बाद वो स्थिति वहां पर बनती चली जाएगी। इस स्थिति में आकर अगर आपके दिमाग में अगर कहीं भी ये सवाल बचा हुआ है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आखिरी सवाल सुन लीजिए, राज्यों की क्या स्थिति है, कौन आपको देगा, कैसे नौकरी देगा, किस क्षेत्र में नौकरी देगा। क्योंकि हर क्षेत्र जब नीचे चला गया है, हरियाणा 33%, 33.5, 100 में से 33 लोग बेरोजगार हैं। और ये जब हमने हिसाब लगाना शुरू किया, बिहार में जैसे 13.4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, देश के भीतर में लगभग 10% छू रहे हैं हम लोग, 9.83 अर्बन इलाकों में हो चुकी है बेरोजगारी की स्थिति। लेकिन इसको समझने के लिए सरल तरीके से अगर आप समझेंगे तो इस देश में लगभग 1,35,00,000 रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। इस देश के भीतर में अगर सरकार अपने यहां रिक्त पदों को सबको निकाल दे तो सबको नौकरी मिल सकती है, इतने रिक्त पद हैं इस देश में। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि जो रोजगार 2 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं, तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि उनका भी रोजगार जब छिन रहा है, तो जानकारी निकल कर आती है कि अब कोई भी राज्य सरकार अपने तौर पर रोजगार नया पैदा कर पाने की स्थिति में नहीं आएगा, उसका बजट नहीं है। किसी भी सेक्टर में वो पीपीपी सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, किसी भी तरीके से काम करे, वह नहीं कर पाएगा। रास्ता बचता क्या है? रास्ता एकमात्र इस सरकार के पास तो एक ही फार्मूला है, सारी चीजें बेच दो, प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर चीजों को डेवलप करेगा और प्राइवेट सेक्टर से हम टैक्स ले लिया करेंगे। इसी स्थिति में यह जी रहा है, इसीलिए रेलवे को बेचा जा रहा है, हवाई जहाज को बेचा जा रहा है, बंदरगाह को बेच दिया गया, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं और सारी चीजें सेल कर दी जा रही है। यह एकमात्र फार्मूला मौजूदा सरकार के सामने है। अब आप सोचिए, आखिर में नौकरी मिलेगी आपको तो कैसे मिलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया।